हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाय, कैसे हो आप लोग? चलिए, आज एज प्रोमिस मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं वाइवा के कुछ क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके यहाँ पे आएंगे, आपके स्कूल्स में आएंगे, वो आपसे कुछ वाइवा के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैं उस कुछ वाइवा क्वेश्चंस को आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं इतने सालों से टीच कर रहा हूँ और कई जगह मैं एज एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के गया हूँ। तो जो क्वेश्चंस माइंडली एक एक्सटर्नल के दिमाग में आता है बच्चों को देखकर, वाइवा वॉइस का मतलब क्या आता है? बड़े बड़े बहुत प्यारी आवाज से आप क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बहुत प्यारी आवाज से आपको आंसर देना है। दैट इज अ वाइवा वॉइस। ठीक है? तो वाइवा वॉइस आपका होना है और वो वाइवा वॉइस 4 मार्क्स का है। मगर सिर्फ वो 4 मार्क्स नहीं है, वो आपके बिल्कुल 20 मार्क्स को जज करने के लिए लिया जाता है। आपको पता है कि जो हमारा 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपका जो है रिटेन एग्जाम है, रिटेन एग्जाम होगा, दैट इज ए 12 मार्क्स, वो 12 नंबर का होता है। और वो 12 नंबर का आपका CFS प्लस रेशियो, इनसे क्वेश्चन बन के आता है। बट रिमेंबर, मैं आपको बच्चे यहाँ पे अलर्ट कर दूं कि अगर आप सोचो कि कैश फ्लो एंड रेशियो का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता रिटेन एग्जाम्स के अंदर। एज पर द CBSE बोर्ड नॉर्म्स, CBSE के अकॉर्डिंगली 80 मार्क्स पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में रिटेन एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। जैसे कैश फ्लो आपका आता है, जिसमें आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी पड़ती है। रेशियोज में आपको रेशियोज निकालने पड़ते हैं, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा एज पर द CBSE गाइडलाइंस टू द ऑल स्कूल्स। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कैश फ्लो का एंड रेशियो का, जो कि डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा, और उनके ऊपर आपको कमेंट्स या सजेशंस देने होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन जो है आपके जो टीचर्स हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, जरूर आपको बताएंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी वो करवाएंगे। तो 12 नंबर का आपका जो है रिटन एग्जाम है। एंड आपको पता है फाइल आपका 4 मार्क्स का है, और ये फाइल आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, नॉट डेकोरेटिव। डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है, बट फाइल शुड बी अट्रैक्टिव। फाइल एक अच्छा फाइल आपको बनाना है। जिस कंपनी में भी आपने डील किया उस कंपनी का नाम, प्रॉपर लोगो, उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी, उस कंपनी के बारे में हिस्ट्री, थोड़ा सा उनके कंपनी के बारे में हिस्ट्री, एंड फिर फर्दर जो है सोर्स मटेरियल इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार चेक करते हुए देखा, बच्चे जिस चीज का रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस चीज का फाइल बना रहे हैं, उनका सोर्स मटेरियल ही रॉन्ग होता है। बना रहे हो सेगमेंट रिपोर्टिंग, लगा देते हो बैलेंस शीट। बना रहे हो स्टैंड अलोन का, लगा देते हैं कॉन्सिडरेटेड का। या बना रहे कॉन्सिडरेटेड स्टेटमेंट का प्रोजेक्ट, लगा देते हैं स्टैंड अलोन का। तो ये चीजें आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली है, क्योंकि वहीं से आपका नेगेटिव मार्क्स चालू हो जाता है। अगर आपका प्रोजेक्ट फाइल जो आपने प्रिपेयर करा है वो प्रॉपर अगर नहीं है, उसका सोर्स मटेरियल अगर प्रॉपर नहीं है, तो ये आपका फाइल है। और जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा वॉइस, जो कि 4 नंबर का होगा, जो कि आपके टोटल के टोटल 20 मार्क्स को डिसाइड करता है। अगर ये 4 नंबर का वाइवा आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को, कि बिल्कुल पक्का बहुत अच्छी तरीके से जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत पूरी साल मेहनत करिए, और मेहनत तो रंग लाएगी लाएगी। ठीक है? तो ये याद रखना, ये जो 4 नंबर का वाइवा है आपके 20 मार्क्स को जज करता है। 20 मार्क्स जो जब एक्सटर्नल आपको लगाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके वाइवा सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ पे 1 या 2 नंबर भी कटते हैं, तो याद रखना, जिनकी टारगेट, या जो बच्चा 100 लाने वाला है या 100 ला सकता है, उनके यहाँ पे अगर नंबर कम हो गए तो वो 100 से चूक जाएगा। सो वाइवा इज द वेरी इंपॉर्टेंट। वाइवा आपका काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये तरीके से आपका 20 मार्क्स के टोटल 20 मार्क्स का आपसे वाइवा के इस तरह के क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। चलिए बच्चे, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको वाइवा के बारे में, वाइवा के क्वेश्चंस के बारे में आपको कुछ समझाना, और क्या क्या वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। पहला क्वेश्चन, आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया है? तो याद रखना, आज इस साल से पहले हम 3 प्रोजेक्ट बनाते थे, कॉम्प्रिहेंसिव एंड 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। एक कॉम्प्रिहेंसिव बनता था, जो आपको जानने की जरूरत भी नहीं क्या होता कॉम्प्रिहेंसिव, बट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, 3 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होते थे, जो मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। और वो 3 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज, सेगमेंट रिपोर्टिंग एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस बार बोर्ड ने इसमें भी एक
प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में ना तो रेशियोज और न ही कैश फ्लो के डायरेक्ट क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बैलेंस शीट लिया, उसका कैश फ्लो बना दिया, एक कैश फ्लो बना दिया 2 साल का, और उसका जो है आप उसको प्रोजेक्ट बना दोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे वो कैश फ्लो से चाहे वो रेशियो से, कि बैलेंस शीट लिया, करंट एसेट करंट लायबिलिटी डिफरेंट रेशियोज को कैलकुलेट कर दिया, और फिर आपने उसमें जो है अपनी फाइल तैयार कर दी। बोर्ड ने इस बार स्पेशली मना किया है कि ना तो आपको अकाउंटिंग रेशियोज का और ना ही आपको कैश फ्लो का डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके थ्योरी पेपर में पूछे जाते हैं। आप एज ए टूल्स इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एज ए टूल आपको इस्तेमाल करना है कि आप अपना दिमाग लगाओगे, टूल अप्लाई करोगे और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट तैयार करोगे। इसलिए इस बार जो बेस्ट सजेशन था वो था सेगमेंट रिपोर्टिंग। 3 होती है, रेशियोज, कैश फ्लो एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है वो बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, मोस्ट ऑफ जो है जो सीबीएसई जो है वो इस बार सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर अपनी फाइल को तैयार कर रहे हैं। और सेगमेंट रिपोर्टिंग हमने बनाया भी है, उसमें हमने कॉमन साइज यूज किया है। कंपैरेटिव यूज करना, वंस अगेन कंपैरेटिव आपको सॉल्व नहीं करना था, हमने कॉमन साइज एज ए टूल्स अप्लाई करके हमने अपनी प्रोजेक्ट को तैयार किया है। तो what is the specific project? We have the 3 specific projects: accounting ratios, cash flow and segment reporting. And segment reporting ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने इस बार तैयार किया है। बट याद रखें, जिन बच्चों ने कैश फ्लो या रेशियोज का अगर सेगमेंट अगर फाइल बनाया है तो रिमेंबर, डायरेक्ट कैश फ्लो नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सिर्फ रेशियो निकाल के आपका फाइल नहीं होना चाहिए। एज ए टूल्स आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, वाइवा का कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया था कि मैं आपके साथ जरूर डिस्कस एंड शेयर करूंगा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सिडरेटेड एंड स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। ये 2 अलग अलग तरह के आपके स्टेटमेंट्स, आपको अगर आपने फाइल बनाने के लिए सर्च किया होगा गूगल में तो आपको 2 तरह के स्टेटमेंट्स नजर आ रहे होंगे। कहीं लिखा होगा कॉन्सिडरेटेड स्टेटमेंट, कई जगह लिखा होगा स्टैंड अलोन। दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। कॉन्सिडरेटेड का मतलब होता है इकट्ठा, मतलब रिलायंस एक कंपनी है और रिलायंस के बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी भी हैं, रिलायंस के बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं। तो रिलायंस अब एज ए सारी कंपनी को मिलाकर, सारे ब्रांचेस को मिलाकर और सारे सब्सिडीज कंपनी को मिलाकर एक रिपोर्ट तैयार करती है, पूरा भीड़ इकट्ठा कर लेती है और उस भीड़ इकट्ठा में से एक रिजल्ट अगर तैयार करती है तो उसको हम कहेंगे कॉन्सिडरेटेड स्टेटमेंट्स। नाउ दूसरा आता है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब ये होता है अकेला खड़ा रहना, भीड़ से अलग। मतलब रिलायंस कंपनी के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिलायंस टेलीकॉम है, रिलायंस नेचुरल गैस एंड वो है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स है। अब रिलायंस टेलीकॉम सारी कंपनी को छोड़कर रिलायंस टेलीकॉम अगर अपनी स्टेटमेंट तैयार करती है, सिर्फ वो अपने टेलीकॉम के बारे में बात करती है, सिर्फ वो टेलीकॉम का रेवेन्यू दिखा रही है, उसका एक्सपेंसेस दिखा रही है, उससे अगर उसकी स्टेटमेंट तैयार करती है तो हम उसे कहते हैं स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर योर सेगमेंट रेवेन्यू। आपकी सेगमेंट रेवेन्यू क्या है? सेगमेंट रेवेन्यू हम किसे कहेंगे? आपसे पूछेंगे बेटा व्हाट इज सेगमेंट रेवेन्यू। तो सेगमेंट रेवेन्यू है रेवेन्यू जनरेटिंग फ्रॉम ईच सेगमेंट। हम जो भी रेवेन्यू जनरेट करें हर सेगमेंट से, इस सेगमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं हम उसे सेगमेंट रेवेन्यू कहते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज सेगमेंट रेवेन्यू एनालिसिस। अब वहां पे था पहला क्या था आपका कि भाई सेगमेंट रेवेन्यू क्या है, अब सेगमेंट एनालिसिस क्या है। तो सेगमेंट एनालिसिस क्या है? द स्टडी ऑफ रेवेन्यू, द स्टडी ऑफ रेवेन्यू, रिमेंबर स्टडी ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑल सेगमेंट। जितने भी हमारे सेगमेंट है उनको स्टडी करना एज कंपेरिजन टू द अदर फैक्टर, अपने रेवेन्यू को अदर फैक्टर के साथ कंपेयर करना, उसको स्टडी करना को हम सेगमेंट एनालिसिस कहते हैं। सो सेगमेंट रेवेन्यू इज अ डिफरेंट थिंग, सेगमेंट एनालिसिस द डिफरेंट थिंग, इवन सेगमेंट रिपोर्टिंग इज डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद हमारा आ जाएगा, अभी आ रहा है कुछ देर में। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द सेगमेंट रेवेन्यू एनालिसिस, ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ द सेगमेंट एनालिसिस। हमारे डिफरेंट टूल्स क्या है सेगमेंट एनालिसिस को, सेगमेंट जो हम बना रहे हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं, उनके डिफरेंट टूल्स क्या है। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स। 4 टूल्स होते हैं यहाँ पे। पहला होता है रेशियो, दूसरा हमारा होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग जो कि आप लोगों ने बना रखा है, इस बार सेगमेंट रिपोर्टिंग भी बनी है। एंड तीसरा होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड देन फिर हमारा होता है
एक है आपका रेशियोज हो गए। दे आर द फोर टूल्स हैं। कॉमन साइज या आप कंपैरेटिव में से एक आप ले सकते हो, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव। तो ये आपके डिफरेंट टूल्स है, रेशियोज, कॉमन, कंपैरेटिव एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, जिसे सेगमेंट रिपोर्टिंग में 2 आई जाती है, तो 1 2 3 और 4 सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर 2 आता है। आइदर आप कॉमन साइज बना सकते हो, आइदर आप कंपैरेटिव बना सकते हो, बट कॉमन साइज ही है क्योंकि कंपैरेटिव वंस अगेन नहीं बनानी है, कंपैरेटिव को सॉल्व नहीं करना है। तो ये ऐसे आपके डिफरेंट टूल्स। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है, हाउ डू डिसाइड दिस सेगमेंट इज बेटर एज कंपेयर टू अदर। आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका ये सेगमेंट बेटर है एज कंपेयर टू अदर? दिस इज कॉमन क्वेश्चन। आंसर इसका आएगा प्रॉफिटेबिलिटी। विच प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज मोर देन अदर, दैट आर द बेटर सेगमेंट। जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी या जिसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है एज कंपेयर देन अदर सेगमेंट, दैट आर द बेटर सेगमेंट। ठीक है, बहुत ही आसान है। आपको पूछेंगे कैसे आप डिसाइड करते हो कि आपका सेगमेंट बेटर है, तो आपका आंसर होगा प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, सो विच प्रॉफिटेबिलिटी एज मोर आर गुड सेगमेंट एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा आंसर भी हो सकता है, याद रखना, इसका उल्टा आंसर भी आप दोगे कि कौन सा सेगमेंट खराब है, तो जिस सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वेरी लो है, बहुत लो है या निगेटिव में है, वो सेगमेंट बेकार सेगमेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन के आता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, विच सेगमेंट ऑफ द कंपनी इज बेस्ट परफॉर्मिंग एंड व्हाई। ये आपके प्रोजेक्ट से पूछा जाएगा। आपका प्रोजेक्ट चेक करते हुए टीचर आपसे पूछेंगे बेटा कि आपके इस प्रोजेक्ट में कौन सा सेगमेंट बेटर परफॉर्म कर रहा है और क्यों परफॉर्म कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो कॉमन क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट से पूछे जा सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए इस टाइम पे, विच सेगमेंट ऑफ द कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस एंड व्हाई। वंस अगेन योर आंसर, सर और मैम, इन माय सेगमेंट, इन माय प्रोजेक्ट ए बी सी डी, जो भी प्रोजेक्ट है, आर डूइंग well because their profitability ratio is more as compared than other segment, or their return on investment is high as compared than other segment। इसलिए मेरे हिसाब से क्या तो है ही आंसर कि ये सेगमेंट मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है एज कंपेयर दैन अदर्स। ठीक है, तो ये आपका एक बेटा वाइवा का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इट इज अ मैंडेटरी for a company to report the process of each segment, is it mandatory? क्या ये मैंडेटरी है? जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये मैंडेटरी है, बनाना ही पड़ेगा। तो क्या कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो अपना हर सेगमेंट का रिपोर्टिंग तैयार करे? तो रिमेंबर यार स्टूडेंट, यस, आपका आंसर यहाँ पे यस, एवरी कंपनी प्रिपेयर सेगमेंट रिपोर्टिंग, क्योंकि अगर वो सेगमेंट रिपोर्टिंग करेंगे नहीं इस सेगमेंट का, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा था और कौन सा सेगमेंट बेकार था और हमारे उसमें पैसे बर्बाद हो रहे थे। तो ईच टाइम सेगमेंट रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है क्योंकि वहीं से मैनेजमेंट को पता चलता है कि ये सेगमेंट हमारा बेटर कर रहा है और ये सेगमेंट बेकार हो रहा है, इसमें कैपिटल जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड है वो वेस्ट हो रही है। भैया यहाँ से पैसा निकाल के विच सेगमेंट आर डूइंग वेल, वहां पे हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यस, इट इज अ मैंडेटरी टू रिपोर्ट द इस सेगमेंट एनालिसिस, करना है हमें, जरूरी है, ये मैंडेटरी है कंपनी के लिए। नाउ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम योर एक्सटर्नल एग्जामिनर, व्हाई यू चूज दिस कंपनी, आपने ये कंपनी क्यों चूज किया? और इसका आंसर बहुत बार बहुत फनी आता है, हम भी बैठे रहते हैं या हम भी कई बार एग्जाम लेते हैं, तो सर मेरे फ्रेंड ने चूज किया था, हमने तीनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई इस कंपनी पे बनाते, बना लिया, या मेरी फाइल तो मम्मी ने बनाई, मम्मी को अच्छा लगा होगा, मम्मी ने ले लिया, या मेरे जो है। तो इस तरह के आंसर, या बहुत सारे सर स्टूडेंट कोई आईटीसी ले रहा था, कोई ये ले रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग हटके ले लूं। सो ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए। इस आंसर में आपका थोड़ा सा इमोशनल अटैच होना चाहिए। आपका जो आंसर होगा कि सर मैंने ये कंपनी इसलिए चूज किया क्योंकि मेरे को इस कंपनी से बहुत ही लगाव है, बहुत ही इमोशनली अटैच है। मैं इस कंपनी के नाम, जैसे मान लो रिलायंस या डाबर, तो डाबर टूथपेस्ट बनाती है, डाबर च्यवनप्राश भी बनाती है, डाबर तो बहुत कुछ आजकल बनाने लग गई है, डाबर हनी भी बनाती है। तो मैं बचपन से जब से छोटा था तो मैं डाबर का हनी यूज करता था। मेरी मम्मी हमेशा डाबर की हनी लाती थी, अगर कुछ दूसरा ले आता था तो मैं कहता था नहीं आप डाबर का ही लेके आओ। तो मेरा इस कंपनी के साथ बहुत ही अटैच है, बचपन से इस कंपनी का नाम सुनता आया हूँ, बचपन से इस कंपनी के बारे में जानता हूँ, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से आप एक इमोशनल आंसर दोगे अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर को कि आपने ये कंपनी क्यों चूज किया, कुछ भी
इमोशनली आंसर आपको देना है कि इनके, जैसे मान लो रिलायंस है, अगर किसी ने रिलायंस से बनाया तो मुझे मुकेश अंबानी या नीलम अंबानी जो भी है, ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, उनका बिजनेस मैनेज करने का तरीका मुझे पसंद है। रिलायंस बहुत ही अच्छी कंपनी, अपने शेयर होल्डर्स के बारे में, अपने शेयर स्टेक्स के बारे में सोचती है। तो इस तरह से आपका आंसर होना चाहिए कि इसलिए मैंने इस कंपनी को चूज किया। एंड रिमेंबर, हमने तो कई बार देखा बच्चों को ये भी नहीं होता कि बनाया किस कंपनी का है। तो आपने जिस कंपनी का प्रोजेक्ट बनाया है, जिस कंपनी की फाइल तैयार करी है, उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपसे ये नहीं पूछेंगे कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, या इसकी टर्नओवर जो है कितने अमाउंट में है, कोई नहीं पूछता है। बट उस कंपनी के बारे में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, एटलीस्ट जिस भी कंपनी का आपने फाइल तैयार किया, उस कंपनी का एटलीस्ट एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि आप उस कंपनी को स्टडी करके सेगमेंट रिपोर्ट कर रहे हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम कम से कम एक, मैं ये नहीं कहूंगा सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम आप याद कर लो, एटलीस्ट वन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आता है, व्हाई यू चूज दिस कंपनी। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग, जो कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या है? सेगमेंट एनालिसिस अलग चीज था, सेगमेंट एनालिसिस था स्टडी ऑफ ऑल द सेगमेंट एज कंपेयर द अदर फैक्टर्स, बट व्हाट आर सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होता है? सेगमेंट रिपोर्टिंग हम उसे कहते हैं कि जब रिपोर्ट ऑफ ऑल द सेगमेंट रिजल्ट, देयर कैपिटल एम्प्लॉयड, देयर रेवेन्यूज, इन सब की फुल डिस्क्लोजर, पूरी की पूरी डिस्क्लोजर करना और उनको एज ए रिपोर्ट तैयार करके उसे पब्लिश करना फॉर द पब्लिक, कि पब्लिक को या मैनेजमेंट को पता चल पाए कि भाई ये इस कंपनी की कहानी है, ये इस सेगमेंट में ऐसा है, इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी है, इस सेगमेंट में इसकी इतनी रेवेन्यूज है, इनकी एक रिपोर्ट तैयार करना और उसे पब्लिश करना, ठीक है, ये हम उसे सेगमेंट रिपोर्टिंग कहते हैं। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग इज द फुल डिस्क्लोजर, पूरी की पूरी तरीके से इसको डिस्क्लोज करना एंड उसे पब्लिश करना ही सेगमेंट रिपोर्टिंग है। टू अवेयर, टू नॉलेज में, पब्लिक के नॉलेज में आए, ये सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है कहलाती है। उसके बाद हमारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग बनाने का? क्यों बनाया आपने सेगमेंट रिपोर्टिंग? सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? आपसे बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ लेंगे, बेटा सेगमेंट रिपोर्टिंग बनाया, क्यों बनाया, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एसेस द प्रॉफिटेबिलिटी। कहा गया हमारा ऑब्जेक्टिव है टू एसेस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। हम इसलिए इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मेन मकसद है बनाने का, हमें ये पता चल पाए, हम वहां तक पहुंच पाए कि उसकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, इसके बारे में हम जान सके। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेगमेंट का, ठीक है, सेगमेंट रिपोर्टिंग का। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, हाउ यू कैलकुलेट, ठीक है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ यू कैलकुलेट परसेंटेज फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट से आपको किसी भी जगह पे वो रेशियो उठा के डाटा देख के आपसे पूछ रहे हैं बेटा ये आपने कैसे परसेंटेज कैलकुलेट किया है, ये आपने कैसे डिग्री कैलकुलेट किया है। तो बहुत ही कॉमन आंसर है, इसका आंसर है सेगमेंट रेवेन्यू अपॉन टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, और अगर डिग्री में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 360। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने ये कैसे, किस तरीके से कैलकुलेट किया है। उसके बाद वो आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि भाई आपने रिजल्ट इसका कैसे लिया हुआ है। तो मैंने कई बार बच्चों से पूछा तो कहता सर रिजल्ट पीछे दे रखा था, जो मैंने सेगमेंट रिपोर्ट लिया, सेगमेंट स्टेटमेंट लिया, उसमें रिजल्ट लिखा हुआ था, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट ले लिया। बट वो रिजल्ट निकला कैसे है यह भी आपको पता होना चाहिए। आई नो कि वहां पे आपको रिजल्ट लिखा हुआ है कि, तो रिजल्ट हमने निकाला है सेगमेंट रेवेन्यू, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस ऑफ दैट रेवेन्यू, उन दोनों को माइनस कर दिया है, तो हमारे पास रिजल्ट आया। रिजल्ट मतलब या तो प्रॉफिट आया है या फिर लॉस आया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिजल्ट कैसे निकाला है हमने, ठीक है। तो किस तरीके से, या फिर आप कई बार रिजल्ट क्या करते हो, आरओआई के थ्रू निकाले हो, अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के थ्रू निकाले हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या है? दैट इज अ पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड का जो आरओआई का जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं
लर्न ऑल रेशियो, रिमेंबर बच्चों, लर्न ऑल रेशियोज फॉर्मूले, देयर सिग्निफिकेंस, देयर रिलेशनशिप एंड देयर आइडियल रेशियो। ये आपके, अगर आप टीएस अग्रवाल बुक फॉलो करते हो तो एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज से पहले और सारे क्वेश्चन खत्म होने के बाद 2 पेज में सारे रेशियोज की फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव्स, उनकी सिग्निफिकेंस लिखी हुई है और उनका आइडियल रेशियोज लिखा हुआ है। उनको आप जरूर स्टडी कर लेना, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि बेटा करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है 2:1, क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है 1:1, डेप्थ इक्विटी का आइडियल रेशियो क्या है दैट इज 2:1, प्रोप्राइटरी रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है 0.5:1। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं, इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे अपने बुक से, क्योंकि वो किसी के पूछ लेंगे बेटा क्या रिलेशनशिप है डेप्थ इक्विटी रेशियो में, किसके किसके साथ रिलेशन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर लॉन्ग टर्म बोराइंग्स एंड इक्विटी, शेयर होल्डर फंड के बीच में जो रिलेशन बताता है वो डेप्थ इक्विटी रेशियो बताता है। डेप्थ इक्विटी रेशियो बताता है कि हम साउंडली लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट है कि नहीं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट का मतलब है कि हम कैपेबल है कि नहीं, जो हमारे पास कैपिटल है हम कैपेबल है कि नहीं अपने लॉन्ग टर्म को पे कर पाए ऑन द टाइम। तो इस तरीके से उनके रिलेशन, उनके ऑब्जेक्टिव, उनके सिग्निफिकेंस आपको अपने रेशियो बुक से करना है, क्योंकि अगर मैं सबके बारे में बताने लग जाऊं तो आपको पता है 3-4 दिन लग जाएंगे और आपके पास या हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है। हम अभी उन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि वाइवा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ बच्चे जो आपको पूछ सकते हैं, अगर गिव वन ट्रांजेक्शन फ्रॉम द रेशियो, गिव वन ट्रांजेक्शन विच रिड्यूस डेप्थ इक्विटी रेशियो बट नॉट अफेक्ट करंट रेशियो। कि मुझे कोई एक एग्जांपल बताओ, एक ऐसा ट्रांजेक्शन बताओ जिससे डेप्थ इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो जाए बट करंट रेशियो चेंज ना हो। अब बोलोगे सर डेप्थ के साथ करंट का कहां पहुंचा दिया आपने रिलेशन, बेटा डेप्थ के साथ करंट का बहुत रिलेशन है, क्योंकि डेप्थ का फॉर्मूला डेप्थ अपॉन इक्विटी होता है और डेप्थ के अंदर लॉन्ग टर्म डेप्थ होता है, डिवेंचर्स होते हैं। अगर हम इनको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो कैश भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो करंट रेशियो अफेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे इक्विटी होता है, शेयर होल्डर फंड होता है, और शेयर होल्डर फंड में क्या होता है, शेयर एंड इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स होता है। अगर हम इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर को अगर हम इशू करेंगे डेप्थ इक्विटी रेशियो को घटाने के लिए, तो हमारा कैश भी इंक्रीज हो जाएगा या कैश भी डिक्रीज हो जाएगा, तो करंट रेशियो अफेक्ट हो जाएगा। सो इन ऑल केस आप देखोगे कि हम अगर किसी भी चीज में या लोन को पे करते हैं या लोन रेज करते हैं या हम शेयर को इशू करते हैं या शेयर डिवेंचर को या प्रेफरेंस शेयर को अगर हम रिडीम करते हैं तो हमारा करंट रेशियो इफेक्ट होगा। तो आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जिससे डेप्थ इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो जाए। डेप्थ इक्विटी रेशियो डिक्रीज होने का मतलब है आप नीचे इक्विटी को बढ़ा दो बट करंट रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए। अगर आप नीचे इक्विटी को बढ़ाते हो, शेयर को बढ़ा देते हो, शेयर ऑफ इशू कर देते हो, तो कैश इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है शेयर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। वेंडर कंपनी को शेयर इशू कर दो, तो वेंडर शेयर को शेयर इशू करोगे तो क्या होगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, आपकी शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगी, मगर कैश में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, करंट रेशियो चेंज नहीं होगा, मगर डेप्थ इक्विटी रेशियो आपकी डिक्रीज हो गई। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गिव द वन ट्रांजैक्शन व्हिच रिड्यूस द डेप्थ इक्विटी रेशियो बट नॉट अफेक्ट द करंट रेशियो। आंसर मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव वन ट्रांजैक्शन व्हिच रिड्यूस क्विक रेशियो बट नॉट अफेक्ट करंट रेशियो। और हम जानते हैं कि करंट रेशियो एंड क्विक एसेट्स में, करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स में सिर्फ 2 चीजों का ही फासला है, 2 चीजों का ही डिफरेंस है, ओनली 2 डिफरेंस देयर एंड दैट इज इन्वेंटरीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर हम किसी भी चीज को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली बात है करंट एसेट्स भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, ये याद रखना मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ऐसा क्या ट्रांजेक्शन हम लें जिससे हमारी क्विक रेशियो कम हो जाए और करंट रेशियो अफेक्टेड ना हो। तो आप बोलोगे सर परचेज ऑफ गुड्स इन क्रेडिट, अगर आपका आंसर है तो परचेज ऑफ गुड्स इन क्रेडिट आपके नीचे करंट लायबिलिटी को भी इफेक्ट कर गया, उधर से करंट रेशियो इफेक्ट हो जाएगा, उधर स्टॉक आपका प्लस इंक्रीज हो जाएगा, करंट रेशियो इफेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर है परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज इन कैश, परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज इन कैश। ये कैसे क्विक रेशियो को डिक्रीज कर दिया, करंट रेशियो नॉट इफेक्टेड क्यों हुआ, करंट एसेट इसलिए नॉट इफेक्टेड हुआ क्योंकि स्टॉक इंक्रीज हुआ तो कैश भी डिक्रीज हो गया, वहां लेवल बराबर हो गया, करंट रेशियो चेंज नहीं होगा। बट यहां क्या होगा, यहां पे अगर आपने इन्वेंट्री परचेज किया तो क्विक एसेट में ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि इन्वेंट्रीज को हम क्विक एसेट्स में लेते नहीं है, मगर क्विक एसेट में कैश तो है, कैश आपकी डिक्रीज हो गई, तो कैश आपकी डिक्रीज हो गई तो आप समझ सकते हो कि आपका रेशियो भी, क्विक एसेट रेशियो भी डिक्रीज हो गई। तो ये आपका एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह से वो रेशियो से
जो कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो मैं उसका आंसर आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा कि आइडियल करंट रेशियो हम जानते हैं, करंट रेशियो का 2:1 होता है। पेड क्रेडिटर, हमने इसमें से क्रेडिटर को पे कर दिया तो क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपने वंस अगेन कि आपके टीएस ग्रेवाल में बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि करंट रेशियो 2:1, परचेज ऑफ स्टॉक, व्हाट विल बी इफेक्ट, पेड टू द क्रेडिटर, शेयर इश्यूज, दिस ऑल आर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। सो यू गो थ्रू द फ्रॉम देयर इलस्ट्रेशन, आपको वहां से इसका आंसर प्रॉपर्ली मिल जाएंगे, ठीक है। बट एक क्वेश्चन था, मैंने आपसे डिस्कस किया। उसके बाद राइट द 2 आइटम्स विच एक्सक्लूड फ्रॉम द क्विक एसेट्स। 2 ऐसे आइटम्स का नाम बताओ जो कि क्विक एसेट्स में हम एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम द करंट एसेट्स। आप सभी को पता होगा, ये तो सही था। एंड कई बार टीचर यहाँ पे पूछ लोगे तुरंत बोलोगे बेटा वाई, बेटा ऐसा क्यों, वाई, आपको फंसाने के लिए फिर नीचे बाद में वाई भी लगा देंगे। तो 2 चीजें एक्सक्लूड होती है क्विक एसेट्स के अंदर, दैट इज इन्वेंट्रीज एंड द प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड बोथ आर नॉट हाईली लिक्विडेटेड। वो दोनों ही हाईली लिक्विडेटेड नहीं है, हम उसको क्विक कन्वर्ट इनटू कैश नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे क्विक एसेट्स के अंदर एक्सक्लूड कर देते हैं। क्योंकि क्विक एसेट्स के अंदर हाईली लिक्विडेटेड करंट एसेट्स लेते हैं, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये सब आपके हाईली लिक्विडेटेड है। बट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट हाईली लिक्विडेटेड। तो these all are the some questions which are from your file। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके फाइल से लिए हैं कि इस तरह से आपसे क्वेश्चन फाइल से पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको रेशियो से लिए हुए कि रेशियो से आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैंने 17 क्वेश्चन डिस्कस किया, अराउंड 50 क्वेश्चन है, जो कि कुछ क्वेश्चन कैश फ्लो से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चन 11। हालांकि रूल ये बनता है कि वो आपके फाइल से ही क्वेश्चन पूछा जाए और ज्यादा से ज्यादा आपसे कैश फ्लो या रेशियो से क्वेश्चन वो पूछे, मगर एक्सटर्नल का दिमाग है, वो अकाउंट्स के बारे में कहीं कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, वो आपका 11th का कॉन्सेप्ट भी एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट बनता नहीं है, बट उसके लिए भी हम थोड़ा प्रिपेयर रहेंगे। तो बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी मैंने 17 डिस्कस किया है और 20 अराउंड क्वेश्चन है जो कि इजी हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर लूंगा। आज के लिए आपका इतना है, ये फिलहाल 70 to 80% काम तो आपके इससे ही चल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चनों की तैयारी जो है फिलहाल आप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है बच्चों। सो वंस अगेन एक बार हम क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट्स होते हैं, बता दिया मैंने। व्हाट डिफरेंस बिटवीन द consolidated and the standalone statement, व्हाट इज सेगमेंट रेवेन्यू, व्हाट इज सेगमेंट रेवेन्यू एनालिसिस, व्हाट आर डिफरेंट टूल्स फॉर सेगमेंट एनालिसिस, how do you decide which segment is better as compared to others, which segment of the company is better and why, it is a mandatory for a company to report the process of each segment, why you choose this company, what is the segment reporting, what are the objective of segment reporting, how you calculate percentage from your project, वो आपसे पूछ सकते हैं। Learn all the formulas, I have already told you, learn all the formulas, their significance and their objective and ideal ratios. Give one transaction which reduce the debt equity ratio but not the effect of current ratio. Give one transaction which reduce the quick ratio but not affect the current ratio. Ideal current ratio 2:1, paid to creditor या any more, कुछ भी पूछ सकते हैं। Purchase of stock, what will be the effect, increase or decrease. 2 items which exclude from the quick asset and why. ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। होप कि आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, 23 एंड 24 क्वेश्चन और भी हैं विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कैश फ्लो से एंड सम क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास 11th ऑल्सो। सो विल बी डिस्कस, आज इवनिंग तक हम उसे आज डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चों।